हाथों की रेखाओं को पढ़कर मुकद्दर बताने का मसला तो इस दुनिया में कई सदियों से चला आ रहा है। और जो वृहद जानकार ज्योतिष का हो तो हाथों की रेखाओं से ज्यादा सलवटें उसके माथे पर होती है। और कुशल जानकार ज्योतिष का अपने ज्ञान के आधार पर कम कहकर ज्यादा बोलने की कला में पारंगत होता है, क्योंकि समय से पूर्व परिणाम बताने वाले अब इस मुल्क में किताबों में सिमट कर रह गए हैं। उनकी जगह हाथों के मैलों का कारोबार समझने वालों ने जगह हासिल कर ली है। इसीलिए भविष्य वर्तमान की तरह कुछ अदृश्य, धुंधला और अस्पष्ट सा दिखाई पड़ता है। ऐसा ही एक वाक्य जुलाई 1903 में दूर दक्षिण के एक छोटे से पिछड़े गांव विरुद्ध पट्टी में हुआ। तो ग्रह नक्षत्र देखकर ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालक की कीर्ति सूर्य के समान चमकेगी। निश्चय ही उनकी मां श्रीमती शिवकामी और दादी पार्वती अम्मल ने सोचा होगा कि ज्योतिषी लोग ऐसी बातें तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए बालकों के संबंध में कह दिया करते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि सचमुच वह एक दिन भारत में सूर्य के समान चमकेगा और भारतीय इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध होगा। पर इतिहास गवाह भी है, गुरु और ज्ञान अगर शिद्दत से मिल जाए तो दुनिया आप जैसी बनाना चाहते हो बन जाती है। यूं तो विरुद्ध पट्टी बहुत छोटा सा गांव था और वहां के रहने वाले किसान बहुत पिछड़े थे। वहां के लोग ताड़ी बनाने का धंधा कर अपना पेट भरते थे। उस बालक के पिता श्री नतत्तन माइकार कुदुम्बम इस गांव के मुखिया थे। मुखिया होने के नाते गांव की प्रत्येक समस्या उन्हें ही सुलझानी पड़ती थी और वह बालक अपने पिता की सुलझाने की इस प्रक्रिया को गौर से देखा करता था। परंतु उनके पिता श्री कुदुम्बम को क्या पता था, जिस प्रकार वह गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाते हैं, उनका बेटा भारत की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाने के लिए धीरे धीरे आहिस्ता से तैयार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज जिस शख्सियत के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस शख्सियत का नाम था के कामराज या कुमारास्वामी कामराज उर्फ किंग मेकर कामराज। 15 जुलाई 1903 में तमिलनाडु के विरुधुनगर मदुरै में इनका जन्म होता है। भारत के दो प्रधानमंत्री शास्त्री जी और इंदिरा जी के चुनावों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कामराज जी ने नेहरू जी से एक बार पूछा था, आप उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बाद कौन? नेहरू जी कुछ देर पशोपेश में पड़ते हैं, कामराज के चेहरे को देखते हैं और फिर आहिस्ता से कहते हैं, डेफिनेटली इंदिरा, बट वाइल सम टाइम। के कामराज नाडर जाति से उठकर मद्रास, बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर देश के दो प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने के कारण विख्यात हुए। जो छोटी सी घटना का जिक्र मैंने किया, वह घटना थी हैदराबाद में कांग्रेस की एक मीटिंग में जब कामराज जी ने नेहरू जी से मुलाकात की। उस समय उन्होंने ये चीजें पूछी थी और फिर उसके बाद उन्होंने नेहरू जी से कहा, पंडित जी, मैं सीएम का पद छोड़कर राज्य में पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। ये बात सुनकर नेहरू को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने इसकी कैफियत पूछी तो के कामराज बोले, कांग्रेस में सब बुजुर्ग नेताओं में सत्ता लोभ घर कर रहा है, उन्हें वापस संगठन में लौटना ही होगा, लोगों से जुड़ना होगा। नेहरू जी को इस बात में अपार संभावनाएं लगी। उन्होंने कामराज जी से कहा, इस प्लान को विस्तार से लिखो, नेशनल लेवल का प्लान बनाओ। बस फिर क्या था, कामराज जी दिन रात जुटने हैं और प्लान तैयार करके अपना प्लान पेश करते हैं। अगस्त के ही आखिरी सप्ताह में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी इसे पास कर देती है। नतीजा, 6 कैबिनेट मंत्री, 6 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा।
कैबिनेट मंत्रियों में मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम जैसे लोग शामिल थे। मुख्यमंत्रियों में यूपी के चंद्रभानु गुप्त, एमपी के मंडलोई, उड़ीसा की बिजू पटनायक। दरअसल इस फेरबदल के पीछे कामराज और नेहरू की जो योजना थी वो भविष्य में आगे दिखने वाली थी। चूंकि इस फेरबदल से इंदिरा गांधी के तमाम संभावित राजनीतिक विरोधियों की जमीनें कमजोर पड़ गई, नेहरू ने इसके कुछ ही महीनों के बाद कामराज को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। अब उनका प्लान फुल एक्शन में था। दरअसल आजादी के बाद 1964 तक नेहरू ने बेधड़क देश पर शासन किया, मगर 60 के दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति पर एक बड़ा सवाल साए की तरह मंडराने लगा था। नेहरू के बाद कौन? विदेशियों को लगता था कि नेहरू की मौत के बाद पाकिस्तान की तरह भारत भी हो जाएगा, यहाँ भी मिलिट्री कब्जा कर लेगी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतना नया लोकतंत्र मैच्योर ढंग से शासन की बागडोर बदल किसी और को दे सकता है। उधर कांग्रेस पार्टी में अपने ढंग की सुरफुटव्वल चल रही थी। सत्ता के कई दावेदार थे। उस समय के संयुक्त महाराष्ट्र गुजरात, जिसे मुंबई प्रोविंस कहा जाता था, उसके सीएम थे मोरारजी देसाई। यूपी के किसान नेता और नेहरू भक्त लाल बहादुर शास्त्री की भी दावेदारी थी। मगर खुद नेहरू किस पर नजर टिका रहे थे? जवाब था उनकी अपनी बेटी इंदिरा गांधी, जो 1959 में कुछ समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। हालांकि तब भी कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने दबे छिपे ढंग से पंडित जी की बेटी को संगठन की कमान सौंपने की निंदा की थी, मगर नेहरू जी के सामने कोई खुलकर नहीं आया। नेहरू जानते थे उनके बाद इंदिरा के लिए स्थिति आसान नहीं रहेगी, और तब उन्होंने उत्तर भारत के तमाम घाघ नेताओं को मथने के लिए जिस इंसान पर भरोसा किया वो साउथ के कमांडर, नेहरू जी के दाहिने हाथ के कामराज। कामराज 1954 से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। दशकों खपाए थे संगठन में, एक एक गांव तक पहुंच थी, और नेहरू के पहले बड़े राजनीतिक विरोधी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कामराज ने ही अपने राज्य से नेस्तनाबूद कर दिया था। उनके नेतृत्व में 1962 में तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता में लौटी, डीएमके की तगड़ी चुनौती के बावजूद, और इसके बाद नेहरू ने उन्हें अपना सीक्रेट काम सौंपा। इसकी शुरुआत हुई अगस्त के पहले हफ्ते में, साल था 1963 का, और फिर शास्त्री जी की जनवरी 1966 में मौत हो गई। इस बार मोरारजी देसाई सर्वसम्मति की बात नहीं मानते हैं, वोटिंग पर अड़ गए। कामराज ने इंदिरा गांधी के लिए लामबंदी की और वह कांग्रेसी संसद दल में 355 सांसदों का समर्थन पाकर पीएम बन गई। ये कामराज का आखिरी सफल दांव था। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई राज्यों में बुरी तरह हार जाती है। लोकसभा में भी उसे महज 285 सीटें मिलती है। खुद कामराज तमिलनाडु में अपनी गृह विधानसभा विरुधुनगर से चुनाव हार जाते हैं। यहां से बुरा दौर शुरू होता है। इसके कुछ ही महीने बाद इंदिरा गांधी ये कहती हैं कि हारे हुए नेताओं को पद छोड़ना चाहिए, और कांग्रेस अध्यक्ष के पद से कामराज की रुखसती तय हो जाती है। उनकी जगह आते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे निजलिंगप्पा, मगर अंदर खाने संगठन के फैसले अभी भी कामराज ही ले रहे थे। उन्होंने तय किया कि इंदिरा को काउंटर करने के लिए उनकी कैबिनेट में मोरारजी देसाई को जरूर होना चाहिए। इंदिरा को मन मारकर उस वक्त ये फैसला मानना पड़ता है। इसलिए मार्च 1967 में जब उन्होंने पीएम की शपथ ली तो डिप्टी पीएम के रूप में मोरारजी की बगलगीर थे। उन्हें वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो मिला था। इंदिरा को आर्थिक मसलों में ज़्यादा समझ नहीं थी, और इस बात पर मोरारजी उन्हें लगातार नीचा दिखाते थे। इंदिरा अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उधर कामराज इंदिरा का विकल्प सोचने लगे थे।
कुछ महीने तो नेहरू की बिटिया अपने इस राजनीतिक गार्जियन के कहे में चली, मगर फिर उन्हें समझ आने लगा कि अब लड़ाई आर पार की करनी होगी, और इसमें उनके मददगार साबित हुए नेहरू के कुछ गैर राजनीतिक वफादार। एक किचन कैबिनेट इस बीच डेवलप हो गई थी, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कैडर के लोग थे, जिनमें दिनेश सिंह, इंद्र कुमार गुजराल जैसे लोग थे। इसके अलावा नौकरशाह पीएन अक्सर की पीएमओ में आमद हो चुकी थी। उनकी सलाह पर इंदिरा ने समाजवादी लोक लुभावन फैसले लेने शुरू किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पार्टी संगठन के नेता मसलन कामराज, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा अपनी अनदेखी से नाखुश थे। जब तब वह इंदिरा को किनारे करने की कोशिश करते रहते थे, और जल्द ही एक मोर्चे पर दोनों गुट खुलकर आमने सामने आ गए। यह मौका था जाकिर हुसैन की मौत के चलते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का। संगठन ने आंध्र प्रदेश के नेता नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी घोषित किया। इंदिरा ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को पर्चा दाखिल करने को बोला, और फिर चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस जनों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील कर डाली। नतीजा, कांग्रेस का कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार जाते हैं और वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। संगठन के बुजुर्ग नेताओं के पांव के नीचे से जमीन खिंच चुकी थी। उन्होंने नवंबर 1969 में एक मीटिंग बुलाई और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया और कांग्रेसी संसदीय दल को नया नेता चुन लेने का हुक्म दिया। मगर इंदिरा जी इसके लिए तैयार थी। संसदीय दल की मीटिंग में उन्होंने 285 में 229 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया। बचे वोट उन्होंने तमिलनाडु में कामराज की धुर विरोधी डीएमके पार्टी से जुटा लिए। लेफ्ट पार्टी भी उनके साथ आ गई। जिस कांग्रेस को नेहरू के बाद के दौर में कामराज और मजबूत करना चाहते थे, वह और ज्यादा कमजोर हो गई। दो कांग्रेस बन गई। असल कांग्रेस हो गई कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी कांग्रेस रूलिंग, जो इंदिरा गांधी संभाल रही थी। इसके बाद कामराज तमिलनाडु में ही कमजोर पड़ते गए। 71 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ वही जीत सके, बाकी पार्टी के सब कैंडिडेट हार चुके थे। अब तक कामराज की सेहत खराब होने लगी थी। दिल्ली में भी उनकी सक्रियता कम पड़ती गई। वह तमिलनाडु की राजनीति पर फोकस करने लगे, और इसी बीच इंदिरा जी के साथ उनके कुछ रणनीतिक समझौते हुए। लगा एक वक्त कि दोनों साथ आ जाएंगे, मगर ज़्यादा कुछ नतीजा नहीं निकला। और साल 1975 आते आते गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को कामराज की हार्ट अटैक के चलते मौत हो जाती है। लेकिन इंदिरा जी की एक खूबी थी कि वो विरोधी अगर गुणवान हो तो भी उसका आदर करती थी। उन्होंने 1976 में के कामराज को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। कामराज को राजनीतिक हलकों में कामराज प्लान के लिए जाना जाता है। इस प्लान का जिक्र यूपीए 2 के दौरान भी हुआ था। कहा गया कि तमाम कांग्रेसी मंत्री इस्तीफा देकर संगठन का काम देखेंगे, पर इस बार यह योजना राहुल गांधी जी के लिए थी। कामराज को स्कूलों में फ्री एजुकेशन, यूनिफॉर्म और मिड डे मील के लिए भी याद किया जाता है। कामराज एक ऐसे नेता थे जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट खूब समझते थे। महत्वाकांक्षी तो थे ही, मगर अपनी हदें भी जानते थे। इसलिए शास्त्री जी की मौत के बाद जब बंगाल के कांग्रेसी नेता अतुल्य घोष ने उनसे कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पीएम के पद पर आपका सीधा दावा है, तो उनका जवाब आता है, जिसे ठीक से हिंदी और अंग्रेजी ना आती हो, उसे इस देश का पीएम नहीं बनना चाहिए। सत्ता के बेहद करीब रहकर भी व्यक्तिगत तौर पर हमेशा बहुत ईमानदार रहे कामराज को नमन। तो ये था आज का एपिसोड के कामराज के विषय में। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। नमस्कार।